प्रोफेसर एंडरसन साफ ज़मीर के साथ रात को सो सकते हैं। ये हकीकत के गाहक उनकी बेहतर शदा हैवानी मसनूआत खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं और इस तरह अच्छा काम कर। इसी मंतिक से अगर कोई कसीर अलकौमी कारपोरेशन ये जानना चाहती है कि क्या वो अपने बुरा ना बनू के नारे पर पूरा उतर रही हैं, तो वह सर्फ इन खैलिस मनाफ़िअ नज़र अलनियू, अगर ये बहुत पैसा कमाती है तो इसका मतलब है कि लाखों लोग इसकी मसनूआत को पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि ये एक अच्छी ताकत है। अगर कोई एतराज़ करता है और कहता है कि लोग गलत इंतखाब कर सकते हैं, तो इसे फौरी तौर पर याद दिलाया जाएगा कि गाहक हमेशा सही होता है और ये कि इंसानी एहसासात तमाम मानी और इख्तियार का सरचश्मा हैं। अगर लाखों लोग आज़ादाना तौर पर कंपनी की मसनूआत खरीदने का इंतखाब करते हैं, तो अब कौन होते हैं जो उन्हें बताएं कि वो गलत हैं? आखिर में ह्यूमनिस्ट ख्यालात के उरूज ने तालीमी निज़ाम में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है। कुरून वस्ता में तमाम मानी और इख्तियार का माखज़ बैरूनी था, लिहाजा तालीम इताअत पैदा करने, सहीफ़ों को याद करने और कदीम रवायात का मुताला करने पर मरकूज़ थी। असातिज़ा तलबा को एक सवाल पेश करते थे और तलबा को ये याद रखना पड़ता था कि एरिस्टाटल, किंग सालामन आइस्ट थॉमस एक्वाइनस ने इसका जवाब कैसे दिया। 5 तस्वीर में ह्यूमनिज़म ह्यूमनिस्ट पॉलिटिक्स वोटर सबसे बेहतर जानता है। ह्यूमनिस्ट इकोनॉमिक्स गाहक हमेशा सही है। ह्यूमनिस्ट एस्थेटिक्स खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। मार्सल डोशम्प का फाउंटेन स्कॉटलैंड की नेशनल गैलरी में जदीद फिन की एक खुसूसी नुमाइश में। ह्यूमनिस्ट एथिक्स अगर अच्छा लगता है तो करो। ह्यूमनिस्ट एजुकेशन अपने लिए सोचो। इसके बरक्स जदीद ह्यूमनिस्ट एजुकेशन तलबा को खुद सोचना सिखाने पर यकीन रखती है। ये जानना अच्छा है कि एरिस्टाटल, सालामन और एक्वाइनस सियासत, फिन और मुआशियात के बारे में क्या सोचते थे। फिर भी चूंकि मानी और इख्तियार का सबसे बड़ा सरचश्मा हमारे अंदर है, इसलिए ये जानना कहीं ज़्यादा अहम है कि अपन मुआमलात के बारे में क्या सोचते हैं। किसी उस्ताद से पूछे, चाहे वो किंडरगार्टन, स्कूल या कॉलेज में हो, वो क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, वो जवाब देगी, मैं बच्चों को तारीख़, क्वांटम फिज़िक्स, आफिन सिखाती हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर मैं उन्हें खुद सोचना सिखाने की कोशिश करती हूँ। ये हमेशा कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन यही वो है जो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन करना चाहती है। जैसे ही मानी और इख्तियार का माखज़ आसमान से इंसानी एहसासात की तरफ मुंतकिल हुआ, पूरी कायनात की नौइयत बदल गई। बैरूनी कायनात, जो इससे पहले देवताओं, म्यूज़ेस, परियों और भूतों से भरी पड़ी थी, एक खाली जगह बन गई। अंदरूनी दुनिया, जो इससे पहले कच्ची ख्वाहिशात का एक गैर अहम इनकलेव थी, बेहद गहरी और अमीर हो गई। फरिश्ते और जिन हकीकी हस्तियों से बदल कर जो दुनिया के जंगलों और सहराओं में घूमते थे, हमारी अपनी नफ्सियात के अंदरूनी कुव्वतों में तब्दील हो गए। जन्नत और दोज़ख भी बादलों के ऊपर और आतिश फिशानों के नीचे कहीं हकीकी जगहें नहीं रहे, बल्कि उन्हें अंदरूनी ज़हनी हालतों के तौर पर ताबीर किया गया। अब हर बार दोज़ख का तजर्बा करते हैं जब आप अपने दिल में गुस्से और नफ़रत की आग भड़काते हैं, और अब हर बार आसमानी खुशी का लुत्फ़ उठाते हैं जब आप अपने दुश्मनों को मुआफ़ करते हैं, अपनी गलतियों से तौबा करते हैं और अपनी दौलत गरीबों के साथ बांटते हैं। जब नीचे ने ऐलान किया कि खुदा मर गया है, तो इसका यही मतलब था। कम अज़ कम मग़रिब में खुदा एक खुलासा ख्याल बन गया है जिसे कुछ लोग कबूल करते हैं और कुछ मुस्तरद करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कुरून वस्ता में खुदा के बग़ैर मेरे पास सियासी, इखलाकी और जमालियाती इख्तियार का कोई सरचश्मा नहीं था। मैं ये नहीं बता सकता था कि क्या सही है, अच्छा है या खूबसूरत है। कौन ऐसी ज़िंदगी गुजार सकता था? आज इसके बरक्स खुदा पर यकीन ना रखना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे अपने बेईमानी की कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। मैं मुकम्मल तौर पर मुल्हिद हो सकता हूँ और फिर भी अपने अंदरूनी तजर्बे से सियासी, इखलाकी और जमालियाती अक़दार का एक बहुत भरपूर मुरक्कब हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं खुदा पर बिल्कुल यकीन रखता हूँ, तो ये मेरा इंतखाब है कि मैं यकीन करूँ। अगर मेरा अंदरूनी नफ्स मुझे खुदा पर यकीन करने को कहता है, तो मैं यकीन करता हूँ। मैं यकीन करता हूँ क्योंकि मैं खुदा की मौजूदगी को महसूस करता हूँ और मेरा दिल मुझे बताता है कि वो वहाँ है। लेकिन अगर मुझे खुदा की मौजूदगी मज़ीद महसूस नहीं होती और अगर मेरा दिल अचानक मुझे बताता है कि कोई खुदा नहीं, तो मैं यकीन करना छोड़ दूँगा। किसी भी सूरत में इख्तियार का असल सरचश्मा मेरे अपने एहसासात हैं। लिहाजा यहाँ तक कि जब मैं कहता हूँ कि मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ, सच ये है कि मुझे अपनी अंदरूनी आवाज़ पर कहीं ज़्यादा मजबूत यकीन है। पीली ईंट वाली सड़क की पैरवी करे। हर दूसरे इख्तियार के माखज़ की तरह एहसासात की भी अपनी खामियाँ हैं। ह्यूमनिज़म ये फ़र्ज़ करता है कि हर इंसान का एक वाहिद मुस्तनद अंदरूनी नफ़स होता है, लेकिन जब मैं इसे सुनने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे अक्सर तो खामोशी मिलती है, मुतसादिम आवाज़ों का एक शोर। इस मसले पर काबू पाने के लिए ह्यूमनिज़म ने न सिर्फ इख्तियार का एक नया माखज़ बरकरार रखा है, बल्कि इख्तियार से राबिता कायम करने और सच्चा इल्म हासिल करने का एक नया तरीका भी। कुरून वस्ता के यूरोप में इल्म का बुनियादी फार्मूला था, इल्म सहीफ़े एक्स मंतिक।
اگر ہم کسی اہم سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں صحیفے پڑھنے چاہیے اور متن کے صحیح معنی کو سمجھنے کے لیے اپنی منطق کا استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ علماء جو زمین کی شکل جاننا چاہتے تھے بائبل کو متعلقہ حوالوں کے لیے چینتی تھے۔ ایک نے اشارہ کیا کہ ایوب 38:13 میں یہ کہتا ہے کہ خدا زمین کے کناروں کو پکڑ سکتا ہے اور بدکاروں کو اس سے جھٹکا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ماہر نے دلیل دی کہ چونکہ زمین کے کنارے ہیں جنہیں ہم پکڑ سکتے ہیں لہٰذا یہ ایک فلیٹ مربع ہونی چاہیے۔ ایک اور عقلمند نے اس تشریح کو مسترد کرتے ہوئے صح 40:22 کی طرف توجہ دلائی جہاں یہ کہتا ہے کہ خدا زمین کے دائرے کے اوپر تخت پر بیٹھا ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ زمین گول ہے؟ عملی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ علماء برسوں تک اسکولوں اور لائبریریوں میں وقت گزار کر مزید اور مزید نصوص پڑھ کر اور اپنی منطق کو تیز کر کے علم حاصل کرتے تھے تاکہ وہ نصوص کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ سائنٹیفک ریولوشن نے علم کے لیے ایک بالکل مختلف فارمولہ پیش کیا۔ علم امپیریکل ڈیٹا ایکس ریاضی۔ اگر ہم کسی سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں متعلقہ امپیریکل ڈیٹا جمع کرنا ہوگا اور پھر ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے ریاضیاتی اوزار استعمال کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر زمین کی حقیقی شکل کا اندازہ لگانے کے لیے ہم دنیا بھر کے مختلف مقامات سے سورج، چاند اور سیاروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب ہم کافی مشاہدات جمع کر لیتے ہیں تو ہم ٹریگنومیٹری کا استعمال کر کے نہ صرف زمین کی شکل بلکہ پورے شمسی نظام کی ساخت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عملی طور پر اس کا مطلب ہے کہ سائنسدان برسوں تک رصد گاہوں، تجربہ گاہوں اور تحقیقی مہمات میں وقت گزار کر مزید اور مزید امپیریکل ڈیٹا جمع کر کے اور اپنے ریاضیاتی اوزاروں کو تیز کر کے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ علم کے لیے سائنسی فارمولے نے فلکیات، فزکس، طب اور بے شمار دیگر شعبوں میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی۔ یہ قدر اور معنی کے سوالات سے نمٹ نہیں سکتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے ماہرین قطعی یقین کے ساتھ یہ طے کر سکتے تھے کہ قتل کرنا اور چوری کرنا غلط ہے اور یہ کہ انسانی زندگی کا مقصد خدا کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، کیونکہ صحیفوں میں ایسا کہا گیا تھا۔ سائنسدان ایسے اخلاقی فیصلے نہیں دے سکتے تھے۔ کوئی بھی ڈیٹا اور کوئی بھی ریاضیاتی کمال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قتل کرنا غلط ہے۔ پھر بھی انسانی معاشرے ایسے قدرتی فیصلوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس مشکل پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پرانے قرون وسطیٰ کے فارمولے کو نئے سائنسی طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ جب کسی عملی مسئلے کا سامنا ہو، جیسے زمین کی شکل کا تعین کرنا، پل بنانا یا بیماری کا علاج کرنا، تو ہم امپیریکل ڈیٹا جمع کرتے ہیں اور ریاضیاتی طور پر اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جب کسی اخلاقی مسئلے کا سامنا ہو، جیسے یہ طے کرنا کہ آیا طلاق، اسقاط حمل اور ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے، تو ہم صحیفے پڑھتے ہیں۔ یہ حل کسی حد تک متعدد جدید معاشروں نے اپنایا، وکٹوریائی برطانیہ سے لے کر 21ویں صدی کے ایران تک۔ تاہم ہیومنزم نے ایک متبادل پیش کیا۔ جیسے ہی انسانوں نے خود پر اعتماد حاصل کیا، اخلاقی علم حاصل کرنے کا ایک نیا فارمولہ سامنے آیا: علم تجربات ایکس حساسیت۔ اگر ہم کسی بھی اخلاقی سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندرونی تجربات سے جڑنے اور انہیں انتہائی حساسیت سے دیکھنا ہوگا۔ عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے برسوں تک تجربات جمع کرنے اور اپنی حساسیت کو تیز کرنے میں صرف کرتے ہیں تاکہ ہم ان تجربات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ تجربات بالکل کیا ہیں؟ وہ امپیریکل ڈیٹا نہیں ہیں۔ ایک تجربہ ایٹموں ہے، مالیکیولز، پروٹینوں اور نمبروں سے نہیں بنتا، بلکہ ایک تجربہ ایک سبجیکٹو فنامنان ہے جس میں 3 اہم اجزاء شامل ہیں: احساسات، سینسیشنز، ایموشنز، تھاٹس۔ کسی بھی خاص لمحے میں میرا تجربہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں میں محسوس کرتا ہوں: گرمی، خوشی، تناؤ وغیرہ۔ ہر وہ جذبہ جو میں محسوس کرتا ہوں، محبت، خوف، غصہ وغیرہ، اور جو بھی خیالات میرے ذہن میں ابھرتے ہیں، اس کے 2 معنی ہیں۔ سب سے پہلے میرے احساسات، جذبات اور خیالات پر توجہ دینا۔ دوم، ان احساسات، جذبات اور خیالات کو مجھے متاثر کرنے کی اجازت دینا۔ بلا شبہ مجھے ہر گزرتی ہوئی ہوا کو خود کو بہا لے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ پھر بھی مجھے نئے تجربات کے لیے کھلا رہنا چاہیے اور انہیں اپنے خیالات، اپنے رویے اور حتیٰ کہ اپنی شخصیت کو بدلنے کی اجازت دینی چاہیے۔ تجربات اور حساسیت ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ میں کچھ بھی تجربہ نہیں کر سکتا اگر میرے پاس حساسیت نہیں ہے، اور میں حساسیت پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ میں مختلف قسم کے تجربات سے نہ گزرے۔ حساسیت ایک ایبسٹریکٹ ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے جسے کتابیں پڑھ کر یا لیکچر سن کر تیار کیا جا سکے۔ یہ ایک عملی مہارت ہے جو صرف عملی طور پر لاگو کرنے سے پختہ اور مکمل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر چائے لے۔ میں صبح اخبار پڑھتے ہوئے بہت میٹھی عام چائے پینے سے شروع کرتا ہوں۔ چائے چینی کی جلدی کا محض ایک بہانہ ہے۔ ایک دن مجھے احساس ہوتا ہے کہ چینی اور اخبار کے درمیان مجھے چائے کا ذائقہ بمشکل آتا ہے۔
लिहाजा मैं चीनी की मिकदार कम करता हूँ, अखबार को एक तरफ रखता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ और चाय पर ही तवज्जो मरकूज करता हूँ। मुझे इसकी मुनफरिद खुशबू और जायका महसूस होना शुरू होता है। जल्द ही मैं खुद को मुख्तलिफ चाय, काली और सब्ज, के साथ तजर्बात करते हुए पाता हूँ, उनके बेहतरीन जायकों और लतीफ़ माकों का मवाजना करता हूँ। चंद महीनों के अंदर मैं सुपरमार्केट लेबल्स को छोड़ देता हूँ और अपनी चाय हैरत से खरीदता हूँ। मुझे सिचुआन सूबे के आन के पहाड़ों से पानीदा गोबर चाय का खास शौक पैदा होता है, जो पांडा रीछों के गोबर से फर्टिलाइज किए गए चाय के दरख्तों के पत्तों से बनी होती है। इसी तरह एक वक्त में एक कप में अपनी चाय की हसासियत को बेहतर बनाता हूँ और चाय का माहिर बन जाता हूँ। अगर मेरी चाय पीने के इब्तिदाई दिनों में अपने मुझे मिंग डायनास्टी पे और सिन गाबलित में पैंद दंग टी पेश की होती, तो मैं इसे कागज़ के कप में बिल्डन्स टी से ज़्यादा पसंद ना करता। अब किसी चीज़ का तजर्बा नहीं कर सकते अगर आपके पास ज़रूरी हसासियत नहीं है, और आप अपनी हसासियत को इस वक्त तक तैयार नहीं कर सकते जब तक कि आप तजर्बात की एक लंबी कली से ना गुजरें। चाय के बारे में जो सच है वो दीगर तमाम जमालियाती और इखलाकी इल्म के बारे में भी सच है। हम तैयार ज़मीर के साथ पैदा नहीं होते। जैसे जैसे हम जिंदगी गुजारते हैं, हम लोगों को तकलीफ देते हैं और लोग हमें तकलीफ देते हैं। हम हमदर्दी से काम लेते हैं और दूसरे हम पर रहम करते हैं। अगर हम तवज्जो दे तो हमारी इखलाकी हसासियत तेज़ होती है और ये तजर्बात इस बारे में काबिल कदर इखलाकी इल्म का ज़रिया बनते हैं कि किया अच्छा है, किया सही है और मैं असल में कौन हूँ। इस तरह ह्यूमनिज़म ज़िंदगी को अंदरूनी तब्दीली के एक बतदरीज अमल के तौर पर देखता है, जो तजर्बात के ज़रिए जहालत से रोशन ख्याली की तरफ ले जाता है। ह्यूमनिस्ट ज़िंदगी का सबसे ऊंचा मकसद मुख्तलिफ किस्म के फ़िक्री, जज्बाती और जिस्मानी तजर्बात के ज़रिए अपने इल्म को मुकम्मल तौर पर फ़रोग़ देना है। 19वीं सदी के अवाइल में विल्हेल्म वान हू, जदीद तालीमी निज़ाम के अहम ममारों में से एक, ने कहा कि वजूद का मकसद ज़िंदगी के वसी तरीन मुमकिना तजर्बे को हिकमत में बदलना है। उन्होंने ये भी लिखा कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चोटी है, हर इंसानी चीज़ को एहसास में नाप लेना। ये एक ह्यूमनिस्ट माटो हो सकता है। चीनी फ़लसफ़े के मुताबिक दुनिया मुखालिफ लेकिन तकमीली कुव्वतों के बाहमी अमल से कायम है, जिन्हें यिन और यंग कहते हैं। ये शायद फ़िज़िकल वर्ल्ड के बारे में सच ना हो, लेकिन ये यकीनी तौर पर जदीद दुनिया के बारे में सच है जो साइंस और ह्यूमनिज़म के मुआहदे से बनी है। हर साइंसी यंग के अंदर एक ह्यूमनिस्ट इन मौजूद है, और इसके बरक्स यंग हमें ताकत फराहम करता है, जबकि इन हमें मानी और इखलाकी जजमेंट्स फराहम करता है। जदीदियत के यंग और इन अक्ल और जज्बात हैं, लेबरेटरी और म्यूज़ियम, प्रोडक्शन लाइन और सुपरमार्केट। लोग अक्सर सिर्फ यंग को देखते हैं और तसव्वुर करते हैं कि जदीद दुनिया खुश्क, साइंसी, मंतकी और यूटिलिटेरियन है, बिल्कुल एक लेबरेटरी या फैक्ट्री की तरह। लेकिन जदीद दुनिया एक शाहाना सुपरमार्केट भी है। तारीख़ में किसी भी सकाफ़त ने इंसानी जज्बात, ख्वाहिशात और तजर्बात को इतनी अहमियत नहीं दी। ज़िंदगी को तजर्बात की एक लड़ी के तौर पर देखने का ह्यूमनिस्ट नज़रिया टूरिज़म से लेकर आर्ट तक मुतअद्दिद जदीद सनतों की बुनियाद बन गया है। ट्रैवल एजेंट्स और रेस्टोरेंट शेफ्स हमें फ़्लाइट टिकट्स, होटल्स और फैंसी डिनर्स नहीं बेचते, वो हमें नावल एक्सपीरियंसेस बेचते हैं। इसी तरह जहाँ ज़्यादातर प्रीमॉडर्न नैरेटिव बैरूनी वाक़यात और अमाल पर मरकूज़ थे, जदीद नावल्स, फ़िल्म्स और पोएम्स अक्सर जज्बात के गिर्द घूमते हैं। एपिक और मिडीवल शिवेलिक रोमांसेस बहादुरी के कारनामों की फहरिस्तें थीं, जज्बात की नहीं। एक बाब में बताया गया कि बहादुर नाइट ने एक मानस्त्रस ओगर से कैसे लड़ा और इसे मार डाला। एक और बाब में बयान किया गया कि नाइट ने एक खूबसूरत प्रिंसेस को आग उगलने वाले ड्रैगन से कैसे बचाया और इसे मार डाला। एक तीसरे बाब में बयान किया गया कि एक विकिड सेओरसरर ने प्रिंसेस को अगवा किया, लेकिन नाइट ने सेओरसरर का पीछा किया और इसे मार डाला। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हीरो हमेशा एक नाइट होता था, ना कि एक कारपेंटर या पेजेंट, क्योंकि पेजेंट्स कोई बहादुरी के कारनामे नहीं करते थे। अहम बात यह है कि हीरोज़ किसी अहम अंदरूनी तब्दीली के अमल से नहीं गुजरे। अकीलीज़, आर्थर, रोलैंड और लैंसलाट अपनी मुहिम जोई पर निकलने से पहले एक शिवेलरिक वर्ल्ड व्यू के साथ निडर जंगजू थे, और वो आखिर में भी इसी वर्ल्ड व्यू के साथ निडर जंगजू रहे। उन तमाम ओगर को उन्होंने मारा और तमाम प्रिंसेसेस को उन्होंने बचाया ने उनकी हिम्मत और साबित कदमी की तस्दीक की, लेकिन बिलाखिर उन्हें बहुत कम सिखाया। ह्यूमनिस्ट का जज्बात और तजर्बात पर जोर, ना कि अमाल पर, ने फिन को बदल दिया। वर्ड्सवर्थ, दास्टेव्स्की, डिकन्स और ज़ोला को बहादुर नाइट्स और की कोई ख़ास परवाह नहीं थी, और इसके बजाय उन्होंने बयान किया कि आम लोग और हाउसवाइव्स कैसा महसूस करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जॉस का यूलिसीज बैरूनी अमाल के बजाय अंदरूनी ज़िंदगी पर इस जदीद तवज्जो की इंतहा को ज़ाहिर करता है। 260,000 अल्फाज में जॉस ने डब्लिनर स्टीवन और लियोपोल्ड ब्लूम की ज़िंदगी में एक ही दिन को बयान किया है, जो दिन भर खैर कुछ ख़ास नहीं करते। बहुत कम लोगों ने दर हकीकत यूलिसीज को मुकम्मल पढ़ा है, लेकिन वही उसूल हमारी मकबूल सकाफ़त में भी बहुत से हिस्से की बुनियाद हैं। अमेरिका में सीरीज़ सर्वाइवर को अक्सर रियलिटी शोज़ को एक क्रेज़ में बदलने का सहरा इल्ज़ाम दिया जाता है।
सर्वाइवर पहला रियलिटी शो था जो नीलसन रेटिंग्स में सरे फहरिस्त रहा और 2007 में टाइम मैगजीन ने इसे हर वक्त के 100 बेहतरीन टीवी शोज में शामिल किया। हर सीजन में कम से कम स्विमसूट्स में 20 मद्दे मुकाबिलियन को किसी ट्रॉपिकल जजीरे पर तन्हा किया जाता है। उन्हें हर किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हर एपिसोड में वो अपने एक रुकन को वोट देकर बाहर कर देते हैं। आखिर में बचने वाला $1 मिलियन घर ले जाता है। हुमरक यूनान रोमन एम्पायर मिडिवल यूरोप के सामेईन को ये ख्याल मानूस और इंतहाई पुरकशिश लगता। 20 चैलेंजर्स जाते हैं, सिर्फ एक हीरो बाहर आता है। शानदार। एक हुमरक शहजादा, एक रोमन पट्रिशन, एक क्रूसेडर नाइट ने अपने अब से सोचा होगा जब वो बैठ कर देख रहा होता। यकीनी तौर पर हम हैरत अंगेज मुहिम जोई, जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ और बेमिसाल बहादुरी और गद्दारी के अमाल देखने वाले हैं। जंगजू शायद एक दूसरे को पीठ में छर्रा गेविम्प के अपनी आंतें सबको दुखाने के लिए बहा देगे, उनकी मायूसी है। पीठ में छर्रा धोंपना और आंतें बहाना सिर्फ एक इस्तेआरा रह गया। हर एपिसोड तकरीबन 1 घंटे का होता है। इसमें से 15 मिनट टूथपेस्ट, शैम्पू और सीरियल्स के इश्तेहारात में लग जाते हैं। 5 मिनट नाकाबिल यकीन हद तक बचकाना चैलेंजेस के लिए वक्फ हैं, जैसे कौन सबसे ज्यादा कोकोनट्स एक हुप में फेंक सकता है, कौन 1 मिनट में सबसे ज्यादा कीड़े खा सकता है। बाकी वक्त हीरो सिर्फ अपने जज्बात के बारे में बात करते हैं। इसने कहा और मुझे ये महसूस हुआ और मुझे वो महसूस हुआ। अगर एक क्रूसेडर नाइट वाकई सर्वाइवर देखने बैठता तो वो शायद अपनी बैटलेक्स पकड़ लेता और बेओरदम और फ्रस्ट्रेशन से टीवी को तोड़ देता। आज हम मिडिवल नाइट्स को बेहिस दरिंदे समझ सकते हैं। अगर वो हमारे दरमियान रहते तो हम उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास भेजते जो उन्हें अपने अब से जड़ने में मदद कर सकता था। ये वही है जो टिमैन फिल्म द विज़र्ड ऑफ आज़ में करता है। वो डोरथी और इसके दोस्तों के साथ येलो ब्रिक रोड पर चलता है, इस उम्मीद पर कि जब वो आज़ पहुंचेंगे तो अजीम विज़र्ड इसे दिल देगा, जबकि स्कैरक्रो दिमाग चाहता है और लायन हिम्मत चाहता है। अपने सफ़र के इख्तिताम पर वो दरियाफ्त करते हैं कि अजीम विज़र्ड एक शार्लाटन है और वो उन्हें उनमें से कोई चीज़ नहीं दे सकता। लेकिन वो कुछ बहुत ज़्यादा अहम दरियाफ्त करते हैं। जो कुछ वो चाहते हैं वो पहले ही उनके अंदर मौजूद है। हसासियत, हिकमत, बहादुरी हासिल करने के लिए किसी खुदाई विज़र्ड की ज़रूरत नहीं है। आपको बस येलो ब्रिक रोड की पैरवी करनी है और अपने आप को जो भी तजर्बात आपके रास्ते में आए उनके लिए खोल देना है। बिल्कुल यही सबक कैप्टन कर्क और कैप्टन जॉन लुक पिकार्ड को इस वक्त हासिल होता है जब वो स्टारशिप एंटरप्राइज में कहकशां में सफ़र करते हैं। हकलबेरी फिन और जिम को जब वो मिसिसिपी में नीचे की तरफ सफ़र करते हैं, वायत और बिली को जब वो इजी राइडन में अपनी चिल्लाते हैं, और मुतअद्दिद दीगर रोड मूवीज़ में लातादाद दूसरे किरदारों को जो अपने होमटाउन पेंसिल्वेनिया, शायद न्यू साउथ वेल्स से निकलते हैं, एक पुराने कन्वर्टेबल, शायद एक बस में सफ़र करते हैं, जिंदगी बदलने वाले मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरते हैं, अपने अब से जुड़ते हैं, अपने जज्बात के बारे में बात करते हैं और बिलाखिर सैन फ्रांसिस्को, शायद एलिस स्प्रिंग्स में बेहतर और ज़्यादा समझदार अफराद के तौर पर पहुंचते हैं। जंग की हकीकत, फार्मूला, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, एक्स सेंसिटिविटी ने न सिर्फ हमारी मकबूल सकाफत को तब्दील किया है, बल्कि जंग जैसे संगीन मसाइल के बारे में हमारी समझ को भी। तारीख के ज़्यादातर हिस्से में जब लोग ये जानना चाहते थे कि आया कोई ख़ास जंग मुनसिफाना थी, तो उन्होंने खुदा से पूछा, उन्होंने किताबों से पूछा और उन्होंने बादशाहों, रईसों और पादरियों से पूछा। एक आम सिपाही या एक आम शहरी की राय और तजर्बात की किसी को परवाह नहीं थी। जंगी नैरेटिव्स जैसे कि होमर, वर्जल और शेक्सपियर के शहंशाहों, जर्नेलों और गैर मामूली हीरोज़ के अमाल पर मरकूज थे, और अगरचे उन्होंने जंग की मुसीबत को नहीं छुपाया, ये शान और शौकत और बहादुरी के एक मुकम्मल मेनू से कहीं ज़्यादा पूरा होता था। आम सिपाही या तो किसी गलायत के हाथों ज़बह शुदा लाशों के घेर के तौर पर ज़ाहिर होते थे, एक हुजूम की सूरत में जो एक फाते डेविड को अपने कंधों पर उठाए हुए था। मिसाल के तौर पर ऊपर दी गई 17 सितंबर 1631 को होने वाली जंग बुरिटीन फील्ड की पेंटिंग को देखें। पेंटर या जैक वाल्टर स्वीडन के बादशाह गुस्ताव अडोल्फ की शान बयान करता है, जिन्होंने इस दिन अपनी फौज को एक फैसला कुन फतह दिलाई। गुस्ताव अडोल्फ मैदान जंग पर इस तरह बुलंद खड़ा है जैसे वो कोई जंग का देवता हो। एक को ये तासुर मिलता है कि बादशाह शतरंज के खिलाड़ी की तरह मोहरों को हरकत देते हुए जंग को कंट्रोल कर रहा है। खुद मोहरे ज़्यादातर आम शक्लें हैं, आपस मंजर में छोटे छोटे नुक्ते हैं। वाल्टर को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि जब वो हमला करते, भागते, कत्ल करते या मरते तो उन्हें कैसा महसूस होता था। वो एक बेचेहरा इज्तिमाई हैं। यहाँ तक कि जब मुसव्विरों ने जंग पर ही तवज्जो मरकूज की, ना कि कमांडर पर, फिर भी उन्होंने इसे ऊपर से देखा, और उनका ताल्लुक ज़ाती जज्बात से कहीं ज़्यादा इज्तिमाई चालों से था। मिसाल के तौर पर नवंबर 1620 में होने वाली जिंग वाइट माउंटेन की पीटर सुनीरस की पेंटिंग ले। ये पेंटिंग 30 ईयर्स वॉर में बिदत प्रोटेस्टेंट बागियों के खिलाफ एक मशहूर कैथोलिक फतह को दिखाती है। सुनीरस ने इस फतह को मुख्तलिफ फार्मेशनों, चालों और दस्तों की नकल और हरकत को एहतियात से रिकॉर्ड करके यादगार बनाना चाहा।
आप मुख्तलिफ यूनिटों, उनके असलहे और जंगी तरतीब में उनकी जगह को आसानी से बता सकते हैं। सुनीरस ने आम सिपाहियों के तजर्बात और एहसासात पर बहुत कम तवज्जो दी। वोल्टर की तरह वो हमें जंग को देवताओं और बादशाहों के ओलंपियन वेंटेज पॉइंट से देखने पर मजबूर करते हैं और हमें ये तासुर देते हैं कि जंग एक बहुत बड़ा शतरंज का खेल है। अगर आप करीब से देखें, जिसके लिए आपको शायद एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत हो, तो आपको एहसास होगा कि द बैटल ऑफ व्हाइट माउंटेन शतरंज के खेल से थोड़ी ज़्यादा पेचीदा है, जो पहली नज़र में जियोमेट्रिकल तजरीदत जियोमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शंस लगती हैं, करीब से देखने पर खूनरेज़ी के मनाजिर में बदल जाती हैं। यहाँ और वहाँ आपको इनफिरादी सिपाहियों के चेहरे भी नज़र आ सकते हैं जो दौड़ रहे हैं, आ भाग रहे हैं, अपनी बंदूकें चला रहे हैं, आ दुश्मन को अपने नेज़ों पर चला रहे हैं। ताहम उन मनाजिर का मतलब मजमूई तस्वीर में उनकी जगह से हासिल होता है। जब हम देखते हैं कि एक तोप का गोला एक सिपाही को टुकड़ों में तोड़ देता है, तो हम इसे अजीम कैथोलिक फतह के हिस्से के तौर पर समझते हैं। अगर सिपाही प्रोटेस्टेंट की तरफ से लड़ रहा है, तो इसकी मौत बगावत और बिदत का एक जायज़ इनाम है। अगर सिपाही कैथोलिक फौज में लड़ रहा है, तो इसकी मौत एक काबिल कदर मकसद के लिए एक नोबल कुर्बानी है। अगर हम ऊपर देखें, तो हम मैदान जंग के ऊपर ऊंची परवाज करते हुए फरिश्ते देख सकते हैं। वो एक बिल बोर्ड पकड़े हुए हैं जो लातीनी ज़ुबान में वजाहत करता है कि इस जंग में किया हुआ और ये इतनी अहम क्यों थी। पैगाम यह है कि खुदा ने 8 नवंबर 1620 को एम्परर फर्डिनेंड II को अपने दुश्मनों को शिकस्त देने में मदद की। हज़ारों सालों तक जब लोग जंग को देखते थे, तो उन्हें देवता, शहंशाह, जर्नैल और अजीम हीरो नजर आते थे। लेकिन पिछली 2 सदियों में बादशाहों और जर्नैलों को तेजी से एक तरफ धकेल दिया गया है और रोशनी आम सिपाही और इसके तजर्बात पर मरकूज हो गई है। जंगी नावल जैसे आल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और जंगी फिल्में जैसे प्लेटून एक नौजवान और सादा लो भर्ती होने वाले से शुरू होती हैं, जो अपने बारे में और दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है, लेकिन उम्मीदों और वहमों का एक भारी बोझ उठाए हुए है। वो यकीन करता है कि जंग शानदार है, हमारा मकसद सही है और जनरल एक जीनियस है। असली जंग के चंद हफ्ते की चल और खून और मौत की बो इसके वहमों को एक के बाद एक तोड़ देते हैं। अगर वो बच जाता है, तो सादा लो भर्ती होने वाला जंग से एक ज़्यादा समझदार आदमी के तौर पर निकलेगा, जो अब इस कल्चेज और नज़रियात पर यकीन नहीं करता जो असातिज़ा, फिल्मसाज और फसी सियासतदान फ़रोख्त करते हैं। मुतज़ाद तौर पर यह बयानिया इतना बाअसर हो गया है कि आज इसे असातिज़ा, फिल्मसाजों और फसी सियासतदानों की तरफ से बार बार दोहराया जाता है। जंग वो नहीं है जो अब फिल्मों में देखते हैं। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स अपोकलिप्स नाउ, फुल मेटल जैकेट, ब्लैक हॉक डाउन से लियालॉड नसर आशायरी में महफूज आम सिपाही के एहसासात जंग पर हतमी अथॉरिटी बन गए हैं, जिसका एहतराम करना हर किसी ने सीख लिया है। जैसे कि लतीफ़ा है, एक लाइट बल्ब बदलने के लिए कितने वियतनाम वेट्स की ज़रूरत होती है। आप नहीं जानेंगे, आप वहाँ नहीं थे। मुसव्विरों ने भी घोड़ों पर सवार जर्नेलों और टैक्टिकल मनूवर्स में दिलचस्पी खो दी है। इसके बजाय वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आम सिपाही कैसा महसूस करता है। एक बार फिर द बैटल ऑफ और द बैटल ऑफ व्हाइट माउंटेन को देखें। अब दर्ज झैल 2 तस्वीर को देखें जो 20वीं सदी की जंगी फिल्म के शाहकार समझे जाते हैं। ऑटो डिक्स की द वॉर डनक्रीग और टॉम ली की डेथ 2,000 यार्ड स्टेयर। डिक्स ने पहली आलमी जंग के दौरान जर्मन फौज में सार्जेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दी। ली ने 1944 में लाइफ मैगजीन के लिए पलीलियो आइलैंड की जंग को कवर किया, जहां वाल्टर और सुनेयर जंग को एक फौजी और सियासी फनामनान के तौर पर देखते थे और चाहते थे कि हम जाने के खास जंगों में किया हुआ। डिक्स और ली जंग को एक जज्बाती फनामनान के तौर पर देखते हैं और चाहते हैं कि हम जाने कि ये कैसा महसूस होता है। उन्हें जर्नेलों की जहानत इस जंग की टेक्टिकल डिटेल्स की परवाह नहीं है। डिक्स का सिपाही वर्डन ईपर आसोम में हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा, क्योंकि जंग हर जगह जहन्नम है। ली का सिपाही बस पलीलियो में एक अमरीकी जीआई है, लेकिन अब बिल्कुल वही 2,000 या आरडी स्टेर इवो जिम में एक जापानी सिपाही, स्टालिनग्राड में एक जर्मन सिपाही या डनकर्क में एक बरतानवी सिपाही के चेहरे पर देख सकते हैं। डिक्स और ली की पेंटिंग्स में जंग का मानी टैक्टिकल हरकत आदवाइन एलानात से नहीं निकलता। अगर आप जंग को समझना चाहते हैं, तो पहाड़ी पर मौजूद जनरल को ना देखें, ना ही आसमान में मौजूद फरिश्तों को। इसके बजाय आम सिपाहियों की आंखों में बराह रास्त देखें। ली की पेंटिंग में एक सिपाही की खिली आंखें जंग की खौफनाक हकीकत पर एक खिड़की खोलती हैं। डिक्स की पेंटिंग में हकीकत इतनी नाकाबिल बर्दाश्त है कि इसे जुज़वी तौर पर गैस मास्क के पीछे छुपाना पड़ता है। मैदान जंग के ऊपर कोई फरिश्ते नहीं उड़ते, सिर्फ एक सड़ी हुई लाश एक तबाहशुदा राफ्टर से लटकी हुई है और एक इल्ज़ाम तराशी उंगली उठाए हुए है। डिक्स और ली जैसे फनकारों ने इस तरह जंग की रिवायती हायरार्की को उलट दिया। पहले के अदवार में जंगें 20वीं सदी की तरह खौफनाक हो सकती थीं, ताहम हत्ता के खौफनाक तजर्बात को भी एक वसी तनाजुर में रखा गया था, जिसने उन्हें मुस्बत मानी दिया। जंग जहन्नम हो सकती है, लेकिन ये जन्नत का रास्ता भी थी।
द बेटर ऑफ व्हाइट माउंटेन में लड़ने वाला एक कैथोलिक सिपाही खुद से कह सकता था, सच है, मैं तकलीफ उठा रहा हूँ, लेकिन पोप और शहंशाह कहते हैं कि हम एक अच्छे मकसद के लिए लड़ रहे हैं, लिहाजा मेरी तकलीफ मानी खेज है। ऑटो डिक्स ने एक मुखालिफ मंतिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने ज़ाती तजर्बे को तमाम मानी का जरिया समझा, लिहाजा उनकी सोच की लकीर ये थी, मैं तकलीफ उठा रहा हूँ और ये बुरा है, लिहाजा पूरी जंग बुरी है। और अगर काइजर और क्लर्जी फिर भी जंग की हिमायत करते हैं तो उन्हें गलत होना चाहिए। ह्यूमनिस्ट स्किज्म। अब तक हमने ह्यूमनिज्म पर ऐसे बहस की है गोया ये एक वाहिद कोहेसिव वर्ल्ड व्यू हो। दर हकीकत ह्यूमनिज्म का वही अंजाम हुआ जो हर कामयाब मजहब का होता है, जैसे क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म। जैसे जैसे ये फैला और इर्तिका पजीर हुआ, ये कई मुतसादिम फ़िरकों में तकसीम हो गया। तमाम ह्यूमनिस्ट फ़िरके ये मानते हैं कि इंसानी तजर्बा अथॉरिटी और मानी का सबसे बड़ा ज़रिया है, फिर भी वो इंसानी तजर्बे की मुख्तलिफ तरीक़ों से तशरीह करते हैं। ह्यूमनिज्म बुनियादी तौर पर 3 शाखों में तकसीम हो गया। एक, ऑर्थोडॉक्स ब्रांच। ये शाख मानती है कि हर इंसान एक मुनफरिद फ़र्द है जो एक मखसूस अंदरूनी आवाज़ और कभी ना दोहराए जाने वाले तजर्बात का हामिल है। हर इंसान रोशनी की एक वाहिद किरण है जो दुनिया को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से रोशन करती है और कायनात में रंग, गहराई और मानी का इजाफा करती है। लिहाजा हमें हर फ़र्द को दुनिया का तजर्बा करने, अपनी अंदरूनी आवाज़ की पैरवी करने और अपनी अंदरूनी हकीकत का इजहार करने की ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देनी चाहिए। चाहे सियासत, मुआशियात आफिन में इनफरादी आज़ाद मर्जी को रियासती मुफादात आ मजहबी अकायद से कहीं ज़्यादा अहमियत हासिल होनी चाहिए। अफराद जितनी ज़्यादा आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, दुनिया इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत, भरपूर और मानी खेज होगी। आज़ादी पर इस जोर की वजह से ह्यूमनिज्म की ऑर्थोडॉक्स ब्रांच को लिबरल ह्यूमनिज्म महज लिबरलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये लिबरल सियासत ही है जो समझती है कि वोटर सबसे बेहतर जानता है। लिबरल आर्ट का मानना है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। लिबरल मुआशियात का कहना है कि गाहक हमेशा सही होता है। लिबरल अखलाकियात हमें मशवरा देती हैं कि अगर कोई चीज़ अच्छी महसूस हो तो हमें आगे बढ़कर इसे करना चाहिए। लिबरल तालीम हमें अपने लिए सोचना सिखाती है, क्योंकि हम तमाम जवाबात अपने अंदर पाएंगे। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान जैसे जैसे ह्यूमनिज्म ने बढ़ती हुई समाजी साख और सियासी ताकत हासिल की, इससे 2 बहुत मुख्तलिफ शाखें फूट पड़ीं। सोशलिस्ट ह्यूमनिज्म, जिसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तहरीकों की बहुतात शामिल थी, और एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म, जिसके सबसे मशहूर एडवोकेट्स नाजी थे। दोनों शाखें लिबरलिज्म से मुत्तफिक थीं कि इंसानी तजर्बा मानी और अथॉरिटी का हतमी ज़रिया है। किसी ने भी किसी ट्रांसेंडेंट ताकत आदवाइन लो बुक पर यकीन नहीं किया। मिसाल के तौर पर अगर अपने कार्ल मार्क्स से पूछा कि 10 साल के बच्चों का स्मोकी फैक्ट्रीज में 12 घंटे की शिफ्ट्स में काम करना क्यों गलत था, तो वो जवाब देते कि इससे बच्चों को बुरा महसूस होता था। हमें एक्सप्लोटेशन, ऑपरेशन और इनइक्वालिटी से बचना चाहिए, इसलिए नहीं कि खुदा ने ऐसा कहा, बल्कि इसलिए कि वो लोगों को दुखी करते हैं। ताहम सोशलिस्ट और इर्तकाई ह्यूमनिस्ट्स दोनों ने निशानदेही की कि इंसानी तजर्बे की लिबरल समझ नाकिस है। लिबरल समझते हैं कि इंसानी तजर्बा एक इनफरादी फनामनान है, लेकिन दुनिया में बहुत से अफराद हैं और वो अक्सर मुख्तलिफ चीज़ें महसूस करते हैं और मुतज़ाद ख्वाहिशात रखते हैं। अगर तमाम अथॉरिटी और मानी इनफरादी तजर्बात से निकलते हैं तो ऐसे मुख्तलिफ तजर्बात के दरमियान तज़ादात को कैसे हल किया जाए। 17 जुलाई 2015 को जर्मन चांसलर एंजेला मेर्कल का मुकाबला लबनान की एक 9 उम्र फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन लड़की से हुआ, जिसके ख़ानदान ने जर्मनी में पनाह मांगी थी लेकिन इसे फौरी बेदखली का सामना था। इस लड़की रीम ने मुर्कुल को रवानी से जर्मन ज़ुबान में बताया कि ये देखना वाकई बहुत मुश्किल है कि दूसरे लोग ज़िंदगी से कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और अब खुद नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम कि मेरा मुस्तकबिल क्या लाएगा। मुर्कुल ने जवाब दिया कि सियासत सख्त हो सकती है और वजाहत की कि लबनान में लाखों फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन हैं और जर्मनी उन सब को जज्ब नहीं कर सकता। इस गैर जज्बाती जवाब से हैरान होकर रीम रू पड़ी। मुर्कुल ने मायूस नलकी की पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। इसके नतीजे में होने वाले अवामी तूफ़ान में बहुत से लोगों ने मुर्कुल पर सर्द मेहरी और बेहिस्सी का इल्ज़ाम लगाया। तनकीद को कम करने के लिए मुर्कुल ने अपना मौक़िफ़ बदल दिया और रीम और इसके ख़ानदान को पनाह दे दी गई। अगले महीनों में मुर्कुल ने दरवाज़ा और भी वसी कर दिया। जर्मनी में लाखों पनाह गज़ीनों का इस्तकबाल किया, लेकिन अब सबको खुश नहीं कर सकते। जल्द ही उन्हें जज्बाती होने और काफ़ी मजबूत मौक़िफ़ ना इख्तियार करने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। बहुत से जर्मन वालिदैन को खदशा था कि मुर्कुल का मतलब है कि उनके बच्चों का मेयार ज़िंदगी कम हो जाएगा और शायद इस्लामाइजेशन की एक टाइड वेव से भी मुतासिर होंगे। उन्हें अपने ख़ानदानों के अमन और खुशहाली को मुकम्मल अजनबियों के लिए क्यों ख़तरे में डालना चाहिए जो शायद लिबरलिज़म की अक़दार पर भी यकीन ना रखते हों। हर कोई इस मामले पर बहुत मजबूत जज्बात रखता है। मायूस पनाह गज़ीनों और परेशान जर्मनों के जज्बात के दरमियान तज़ादात को कैसे हल किया जाए। इत्नैन लिबरल मिशा इसी तदादत और रिशन रत
लाक, जेफरसन, मिल और उनके साथियों की बेहतरीन कोशिशें ऐसे मामलाते का फौरी और आसान हल फराहम करने में नाकाम रही हैं। जमहूरी इंतखाबात करवाना मदद नहीं करेगा, क्योंकि फिर ये सवाल उठेगा कि उन इंतखाबात में कौन वोट देगा। सिर्फ जर्मन शहरी, लाखों एशियाई और अफ्रीकी भी जो जर्मनी हिजरत करना चाहते हैं। एक गिरोह के जज्बात को दूसरे गिरोह पर क्यों तरजीह दी जाए। इसी तरह अब 8 मिलियन इसराइली शहरियों और अरब लीग के 350 मिलियन शहरियों को इस पर वोट देकर अरबासिराल तनाज़रा हल नहीं कर सकते। वाज़े वजूहात की बना पर इसराइली ऐसे प्लेबसाइट के नताइज को कबूल नहीं करेंगे। लोग जमहूरी इंतखाबात के पाबंद सिर्फ इसी सूरत में महसूस करते हैं जब वो ज़्यादातर दूसरे वोटरों के साथ बुनियादी ताल्लुक़ रखते हों। अगर दूसरे वोटरों का तजर्बा मुझसे अजनबी है और अगर मैं यकीन करता हूँ कि वो मेरे जज्बात को नहीं समझते और मेरे अहम मुफादात की परवाह नहीं करते, तो चाहे मुझे 100 के मुकाबले में एक वोट से ही क्यों ना हरा दिया जाए, मेरे पास फैसले को कबूल करने की कोई वजह नहीं है। जमहूरी इंतखाबात आमतौर पर सिर्फ उन आबादियों में काम करते हैं जिनका पहले से कुछ मुश्तरका ताल्लुक हो, जैसे कि मुश्तरका मजहबी अकायद और कौमी मित्स। ये उन लोगों के दरमियान इख्तिलाफात को हल करने का एक तरीका है जो बुनियादी बातों पर पहले ही मुत्तफिक हैं। इसके मुताबिक बहुत से मामलात में लिबरलिज्म कदीम इज्तिमाई शनाख्तों और कबायली जज्बात के साथ मिलकर जदीद कौम परस्ती की तश्कील में शामिल हो गया है। आज बहुत से लोग कौम परस्ती को कुव्वतों से जोड़ते हैं, लेकिन कम अज़ कम 19वीं सदी के दौरान कौम परस्ती लिबरलिज्म से गहरा ताल्लुक़ रखती थी। लिबरल इनफिरादी इंसानों के मुनफरिद तजर्बात का जश्न मनाते हैं। हर इंसान के मखसूस जज्बात, ज़ौक़ और क्वर्क्स होते हैं जिन्हें इसे इजहार करने और दरियाफ्त करने की आज़ादी होनी चाहिए जब तक कि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचाए। इसी तरह 19वीं सदी के कौम परस्त जैसे जुसेपी मैत्सिनी ने इनफिरादी कौमों की इनफिरादियत का जश्न मनाया। उन्होंने जोर दिया कि बहुत से इंसानी तजर्बात कम्यूनल होते हैं। अब अकेले पोल्का नहीं नाच सकते और अब अकेले जर्मन ज़ुबान ईजाद और महफूज नहीं कर सकते। अल्फाज, रक्स, खुराक और मशरूबात का इस्तेमाल करते हुए हर कौम अपने अरकान में मुख्तलिफ तजर्बात को फ़रोग़ देती है और अपनी ख़ास हिस्सीतों को परवान चलाती है। लिबरल कौम परस्त जैसे मैत्सिनी ने उन मखसूस कौमी तजर्बात को ज़ालिम सल्तनतों के हाथों दबाने और मिटाने से बचाने की कोशिश की और कौमों के एक पुरअमन मुआशरे का तसव्वुर किया, जहाँ हर कौम अपने कम्यूनल फीलिंग्स को अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुँचाए बगैर इजहार करने और दरियाफ्त करने के लिए आज़ाद हो। ये अब भी यूरोपीय यूनियन की सरकारी आइडियालॉजी है, जिसके 2004 के आइन में कहा गया है कि यूरोप तनव्वुओं में मुत्तहिद है और ये कि यूरोप के मुख्तलिफ लोग अपनी कौमी शनाख्त पर फ़ख्र करते हैं। जर्मन कौम के मुनफरिद कम्यूनल एक्सपीरियंसेस को महफूज रखने की अहमियत हता के लिबरल जर्मनों को भी इमिग्रेशन के दरवाजे खोलने की मुखालफत करने के काबिल बनाती है। यकीनन कौम परस्ती के साथ इत्तेहाद ने तमाम मसाइल हल नहीं किए, बल्कि इसने बहुत से नए मसाइल पैदा किए। अब कम्यूनल एक्सपीरियंसेस की कदर का इनफिरादी तजर्बात की कदर से कैसे मवाजना करते हैं। किया पोल्का, ब्राटवर्स्ट और जर्मन ज़ुबान को महफूज रखना लाखों पना गजीनों को गुर्बत और हता के मौत के सामने छोड़ना जायज़ है। और जब कौमों के अंदर उनकी शनाख्त की तारीफ के बारे में बुनियादी तनाज़ात पैदा होते हैं तो क्या होता है, जैसा कि 1933 में जर्मनी में, 1861 में अमरीका में, 1936 में स्पेन में या 2011 में मिस्र में हुआ। ऐसे मामलात में जमहूरी इंतखाबात करवाना कोई शाफी इलाज नहीं है, क्योंकि मुखालिफ फरीकों के पास नताइज का एहतराम करने की कोई वजह नहीं होती। आखिर में जैसे ही अब कौम परस्त पोल्का पर रक्स करते हैं, एक छोटा लेकिन अहम कदम आपको ये यकीन करने से कि अब की कौम दूसरी तमाम कौमों से मुख्तलिफ है, ये यकीन करने की तरफ ले जा सकता है कि अब की कौम बेहतर है। 19वीं सदी के लिबरल कौम परस्ती ने हैब्सबर्ग और ज़ारिस्ट सल्तनतों से जर्मनों, अतालवियों, पोल्स और सिल्ववेनियों के मुनफरिद तजर्बात का एहतराम करने का मुतालिबा किया। 20वीं सदी की ने फिर फतूहात की जंगें शुरू कीं और उन लोगों के लिए कॉन्सन्ट्रेशन कैंप्स बनाए जो मुख्तलिफ धन पर रक्स करते थे। सोशलिस्ट ह्यूमनिज़म ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। सोशलिस्ट लिबरल्स को इस बात का कसूरवार ठहराते हैं कि वो हमारी तवज्जो अपने जज्बात पर मरकूज़ करते हैं बजाय इसके कि दूसरे लोग क्या तजर्बा करते हैं। जी हाँ, इंसानी तजर्बा तमाम मानी का माखज़ है, लेकिन दुनिया में अरबों लोग हैं और वो सब इतने ही कीमती हैं जितने में हूँ। जहाँ लिबरलिज्म मेरी नज़र को अंदर की तरफ मोड़ता है, मेरी इनफिरादियत और मेरी कौम की इनफिरादियत पर जोर देता है, वहीं सोशलिज्म का मुतालिबा है कि मैं अपनी और अपने जज्बात के बारे में सोचना छोड़ दूँ और इसके बजाय इस बात पर तवज्जो दूँ कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं और मेरे अमाल उनके तजर्बात को कैसे मुतासिर करते हैं। आलमी अमन हर कौम की इनफिरादियत का जश्न मनाने से हासिल नहीं होगा, बल्कि दुनिया के तमाम मजदूरों को मुत्तहिद करने से हासिल होगा। और समाजी हम आहंगी हर शख्स के नार्सिसिस्टिकली अपनी अंदरूनी गहराइयों को तलाश करने से हासिल नहीं होगी, बल्कि हर शख्स के दूसरों की ज़रूरियात और तजर्बात को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देने से हासिल होगी। एक लिबरल जवाब दे सकता है कि अपनी अंदरूनी दुनिया को तलाश करके वो अपनी हमदर्दी और दूसरों की समझ बोझ को फ़रोग़ देती है।
लेकिन ऐसी दलील लेनिन आमाओं पर कोई असर नहीं डालती। वो वजाहत करते कि इनफिरादी एक बूर्जवा इंडल्जेंस वाइस है, और जब मैं अपने अंदरूनी नफस से जड़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे किसी ना किसी सरमायादाराना जाल में फंसने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। मेरे मौजूदा सियासी ख्यालात, मेरी पसंद व नापसंद और मेरे मशागिल और अज़ाइम मेरे ऑथेंटिक सेल्फ की अक्कासी नहीं करते, बल्कि वो मेरी परवरिश और समाजी माहौल की अक्कासी करते हैं। वो मेरी क्लास पर मुनहसिर हैं और मेरे नेबरहुड और मेरे स्कूल से मुतासिर होते हैं। अमीर और गरीब दोनों को पैदाइश से ही ब्रेनवाश किया जाता है। अमीरों को गरीबों को नज़रअंदाज करना सिखाया जाता है, जबकि गरीबों को उनके हकीकी मुफादात को नज़रअंदाज करना सिखाया जाता है। कोई भी साइकोथेरेपी मदद नहीं करेगी, क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट्स भी सरमायादाराना निज़ाम के लिए काम कर रहे हैं। दर हकीकत खुद शनासी शायद मुझे अपने बारे में सच्चाई समझने से भी मज़ीद दूर कर देगी, क्योंकि ये ज़ाती फ़ैसलों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है और समाजी हालात को बहुत कम। अगर मैं अमीर हूँ तो मैं शायद ये नतीजा अख़ज़ करूँ कि ये मेरी अक्लमंदाना इंतखाब की वजह से है। अगर मैं गुर्बत का शिकार हूँ तो मुझे कुछ गलतियाँ ज़रूर करनी पड़ी होंगी। अगर मैं अफसरदा हूँ तो एक लिबरल थेरेपिस्ट शायद मेरे वालिदैन को कसूरवार ठहराए और मुझे ज़िंदगी में कुछ नए मकासद मुकर्रर करने की तरगीब दे। अगर मैं ये कहूँ कि शायद मैं इसलिए अफसरदा हूँ कि मुझे सरमायादारों के ज़रिए एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है और मौजूदा समाजी निज़ाम के तहत मेरे मकासद को हासिल करने का कोई इम्कान नहीं है, तो थेरेपिस्ट शायद कहेगा कि मैं अपनी अंदरूनी मुश्किलात को समाजी निज़ाम पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और सरमायादारों पर अपनी माँ के साथ हल तलब मसाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सोशलिज्म के मुताबिक अपनी माँ, अपने जज्बात और अपने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में सालों बात करने के बजाय मुझे खुद से पूछना चाहिए, मेरे मुल्क में पैदावार के ज़राए का मालिक कौन है? इसकी अहम बरामदात और दरामदात क्या हैं? हुक्मरान सियासतदानों और बैन अल-अक़वामी बैंकिंग के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? सिर्फ अर्द गिर्द के निज़ाम को समझकर और दूसरे तमाम लोगों के तजर्बात को मद्देनज़र रख कर ही मैं वाकई समझ सकता हूँ कि मैं क्या महसूस करता हूँ, और सिर्फ मुश्तरका अमल से ही हम निज़ाम को बदल सकते हैं। फिर भी कौन शख्स तमाम इंसानों के तजर्बात को मद्देनज़र रख सकता है और उन्हें एक दूसरे के मुकाबले में मुनसिफाना तरीके से वज़न कर सकता है? यही वजह है कि सोशलिस्ट खुद शनासी की हौसला शिकनी करते हैं और मजबूत इज्तिमाई इदारों जैसे सोशलिस्ट पार्टियाँ और ट्रेड यूनियंस के क़याम की वकालत करते हैं, जिनका मकसद हमारे लिए दुनिया को समझना है। जहाँ लिबरल सियासत में वोटर सबसे बेहतर जानता है और लिबरल मुआशियात में गाहक हमेशा सही होता है, वहीं सोशलिस्ट सियासत में पार्टी सबसे बेहतर जानती है और सोशलिस्ट मुआशियात में ट्रेड यूनियन हमेशा सही होती है। अथॉरिटी और मानी अब भी इंसानी तजर्बे से आते हैं। पार्टी और ट्रेड यूनियन दोनों लोगों से बने हैं और इंसानी मुसीबत को कम करने के लिए काम करते हैं। फिर भी अफराद को अपने ज़ाती जज्बात के बजाय पार्टी और ट्रेड यूनियन की बात सुननी चाहिए। एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज़म में मुतसादिम इंसानी तजर्बात के मसले का एक मुख्तलिफ हल है। डार्विनियन एवोल्यूशनरी थीरी की मजबूत बुनियादों पर उस्तवार होकर यह कहता है कि तसादुम ऐसी चीज़ है जिसकी तारीफ़ की जाए, ना कि मातम। तसादुम कुदरती इंतखाब का खाम माल है जो इर्तिका को आगे बढ़ाता है। कुछ इंसान दूसरों से महज बरतर हैं और जब इंसानी तजर्बात टकराते हैं तो सबसे फिटेस्ट इंसानों को दूसरों को कुचल देना चाहिए। वही मंतिक जो बनी नौ इंसान को जंगली भेड़ियों को ख़त्म करने और पालतू भेड़ों को बेरहमी से एक्सप्लॉइटेड करने पर मजबूर करती है, वो अपने से कमतर इंसानों को सुपीरियर इंसानों के ज़रिए दबाने का भी हुक्म देती है। ये एक अच्छी बात है कि यूरोपी अफ्रीकियों को फतह करते हैं और कि होशियार कारोबारी लोग कम अक्ल लोगों को बैंकरप्सी की तरफ धकेलते हैं। अगर हम इस एवोल्यूशनरी लॉजिक की पैरवी करें तो बनी नौ इंसान आहिस्ता आहिस्ता मजबूत और फिटर हो जाएगा, बिलाखिर सुपर ह्यूमंस को जन्म देगा। इर्तिका होमोसेपियंस पर नहीं रुका, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ताहम अगर इंसानी हुकूक का इंसानी मुसावात के नाम पर हम फिटेस्ट इंसानों को इमेस्क्यूलेट करते हैं तो ये सुपरमैन के उरूज को रोकेगा और शायद होमोसेपियंस की डिजेनरेशन और एक्सटिंक्शन का सबब भी बनेगा। बिल्कुल ये सुपीरियर ह्यूमन कौन हैं जो सुपरमैन की आमद का ऐलान करते हैं? वो पूरी नस्लें, मखसूस कबाइला, गैर मामूली इनफिरादी जीनियासिस हो सकते हैं। किसी भी सूरत में जो चीज़ इन्हें सुपीरियर बनाती है वो ये है कि उनके पास बेहतर सलाहियतें हैं, जो नए इल्म की तख्लीक, ज़्यादा तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी, ज़्यादा खुशहाल मुआशरों और ज़्यादा खूबसूरत फिल्म में ज़ाहिर होती हैं। एक आइंस्टाइन या बेटोवन का तजर्बा एक शराबी, नाकारा शख्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कीमती है और उन्हें इस तरह ट्रीट करना कि जैसे उनकी बराबर मेरिट हो, मुज़हका खेज़ है। इसी तरह अगर किसी ख़ास कौम ने इंसानी तरक्की की मुसलसल क़ियादत की है तो हमें इसे सही तौर पर उन दूसरी कौमों से सुपीरियर समझना चाहिए जिन्होंने इंसानियत के इर्तिका में बहुत कम कोई हिस्सा नहीं डाला। निज्जता आटो डिक्स जैसे लिबरल फनकारों के बरक्स इर्तिकाई ह्यूमनिज़म का ख्याल है कि जंग का इंसानी तजर्बा काबिल कदर और हता के ज़रूरी है। फिल्म द थर्ड मैन सेकंड वर्ल्ड वॉर के इख्तिताम के फ़ौरन बाद वियना में रूनुमा होती है। हालिया तनाज़ा पर गौर करते हुए किरदार हैरी लाइम कहता है,
आखिरकार ये इतना बुरा नहीं है। इटली में बेओरजाज के तहत 30 साल तक जंग, दहशत, कत्ल और खूनरेजी रही, लेकिन उन्होंने माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और रेनेसांस को पैदा किया। स्विट्जरलैंड में भारी चारा था, उनके पास 500 साल की जमहूरियत और अमन था, और इसने किया पैदा किया कुकू क्लॉक लाइम को अपने तकरीबन तमाम हकायक गलत मिलते हैं। स्विट्जरलैंड शायद इब्तिदाई जदीद यूरोप का सबसे खूनखार कोना था। इसकी अहम बरामद किराए के फौजी थे, और कुकू क्लॉक दरअसल जर्मनों ने ईजाद की थी, लेकिन हकायक लाइम के ख्याल से कम अहम हैं। यानी ये कि जंग का तजर्बा इंसानियत को नई कामयाबियों की तरफ धकेलता है। जंग आखिरकार कुदरती इंतखाब को खिली छटी देती है। ये कमज़ोरों को ख़त्म करती है और फीर्स और एम्बिशस को इनाम देती है। जंग जिंदगी की सच्चाई को बेनकाब करती है और ताकत, शान और शौकत और फतेह की ख्वाहिश को बेदार करती है। नीचे ने इसे ये कहकर समराइज किया कि जंग जिंदगी का स्कूल है, और ये कि जो मुझे नहीं मारता वो मुझे मजबूत बनाता है। बरतानवी फ़ौज के लेफ्टिनेंट हेनरी जोन्स ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया। पहली आलमी जंग में वेस्टर्न फ्रंट पर अपनी मौत से 3 दिन कबल 21 साला जोन्स ने अपने भाई को एक खत भेजा, जिसमें जंग के तजर्बे को चमकते अल्फाज में बयान किया गया था कि आपने कभी इस हकीकत पर गौर किया है कि जंग की हौलनाकियों के बावजूद ये कम अज़ कम एक बड़ी चीज़ है। मेरा मतलब यह है कि इसमें इंसान हकीकतों से आमने सामने होता है। जंग के दिनों में दुनिया के 10 में से 9 लोगों की पुरअमन जिंदगी में पाई जाने वाली हमाकतें, खुदगर्जी, ऐशो इशरत और आम पस्ती की जगह एक ऐसी वहशत ले लेती है जो कम अज़ कम ज़्यादा ईमानदार और खिलकर बोलने वाली होती है। इसे इस तरह देखें, पुरअमन ज़माने में इंसान बस अपनी छोटी सी जिंदगी गुजारता है, मामूली बातों में उलझा रहता है, अपने आराम, पैसे के मामलात और इस तरह की हर चीज़ के बारे में परेशान रहता है, बस अपनी ज़ात के लिए जीता है। ये कितनी घटिया जिंदगी है। दूसरी तरफ जंग में अगर आप मारे भी जाते हैं तो आप किसी भी सूरत में नागुज़ीर को चंद साल पहले ही करते हैं, और आपको ये जानकर इत्मीनान होता है कि अपने अपने मुख की मदद करने की कोशिश में जान दे दी है। दर हकीकत अपने एक ऐसा नस्ब अलैन हासिल किया है जो जहाँ तक मैं देख सकता हूँ आप आम जिंदगी में बहुत कम ही करते हैं। वजह यह है कि आम जिंदगी कमर्शियल और सेल्फिश बुनियाद पर चलती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि कहावत है, तो आप अपने हाथ साफ नहीं रख सकते। ज़ाती तौर पर मैं अक्सर खुश होता हूँ कि जंग मेरे रास्ते में आई। इसने मुझे ये एहसास दिलाया कि ज़िंदगी कितनी छोटी चीज़ है। मुझे लगता है कि जंग ने हर एक को अपने आप से बाहर निकलने का मौका दिया है। जैसा कि मैं कह सकता हूँ, यकीनन मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी वहशियाना खुशी का तजर्बा कभी नहीं किया जैसा कि किसी बड़े स्टंट के आगाज़ पर। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता अप्रैल वाला, इससे पहले आखिरी आधे घंटे या इससे ज़्यादा का जोश दुनिया में किसी भी चीज़ जैसा नहीं है। अपनी बेस्ट सेलर किताब ब्लैक हॉक डाउन में सहाफ़ी मार्क बोर्डन ने इसी तरह 1993 में मोगादिशु में एक अमरीकी सिपाही शान नेल्सन के जंगी तजर्बे को बयान किया है। वो ये बयान करना मुश्किल था कि इसे कैसा महसूस हो रहा था। ये एक इपिफनी की तरह था। मौत के करीब होते हुए इसने कभी इतना मुकम्मल तौर पर जिंदा महसूस नहीं किया था। इसकी जिंदगी में ऐसे लम्हे आए थे जब इसे मौत का एहसास हुआ था, जैसे जब कोई और तेज रफ्तार गाड़ी एक तेज मोड़ से अचानक मुड़ी और इसे सामने से टकराने से बाल बाल बच गई। इस दिन वो इस एहसास के साथ जी रहा था। मौत इसके चेहरे पर सांस ले रही थी, लम्हा बा लम्हा, 3 घंटे या इससे ज्यादा तक। कॉम्बैट मुकम्मल ज़हनी और जिस्मानी अवेयरनेस की हालत थी। उन घंटों में गिल्ली में वो शान नेल्सन नहीं था। इसका बड़ी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई बिल अदा करने को नहीं थे, कोई जज्बाती रिश्ते नहीं थे, कुछ भी नहीं। वो बस एक इंसान था जो एक नैनासिकंद से दूसरे नैनासिकंद तक जिंदा रह रहा था, एक सांस के बाद दूसरी सांस ले रहा था, पूरी तरह आगाह था कि हर सांस इसकी आखिरी हो सकती है। इसे महसूस हुआ कि वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। एडॉल्फ हिटलर भी अपने जंगी तजर्बात से बदल गया और इनलाइटेंड हुआ। मेन कैंप में वो बताता है कि इसकी यूनिट के महाज पर पहुंचने के फौरन बाद सिपाहियों का इब्तिदाई जोश खौफ में बदल गया, जिसके खिलाफ हर सिपाही को एक बेरहम अंदरूनी जंग लड़नी पड़ी। हर असब को तनाव में रखना पड़ा ताकि इससे मगलूब ना हो जाए। हिटलर कहता है कि इसने 1915-16 की सर्दियों तक ये अंदरूनी जंग जीत ली। आखिरकार वो लिखता है, मेरी मर्जी बिला मुकाबला मैस्टर थी। मैं अब पुरसुकून और पुरज़्म था, और ये देर पा था। अब तकदीर आखिरी आजमाइशें ला सकती थी बगैर मेरी असाब के टूटे या मेरी अकल के नाकाम हुए। 11 जंग के तजर्बे ने हिटलर पर दुनिया की हकीकत आश्कार कर दी। ये एक ऐसा जंगल है जो कुदरती इंतखाब के बेरहम कवानीन के तहत चलता है। जो लोग इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार करते हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ना सिर्फ जंगल के कवानीन को समझना चाहिए बल्कि उन्हें खुशी से अपनाना चाहिए। ये बात काबिल जिक्र है कि जंग मुखालिफ लिबरल फनकारों की तरह हिटलर ने भी आम सिपाहियों के तजर्बात को मुकद्दस माना।
در हकीकत हिटलर का सियासी कैरियर 20वीं सदी की सियासत में आम लोगों के ज़ाती तजर्बात को दी जाने वाली बेपनाह अथॉरिटी की बेहतरीन मिसालों में से एक है। हिटलर कोई सीनियर अफसर नहीं था। 4 साल की जंग में वो कॉर्पोरल के रैंक से ऊपर नहीं उठा। इसकी कोई रस्मी तालीम नहीं थी, कोई पेशा वराना महारत नहीं थी और ना ही कोई सियासी पस मंज़र था। वो कोई कामयाब बिजनेसमैन यूनियन एक्टिविस्ट नहीं था। इसके आला ओहदों पर कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं थे। कोई काबिल जिक्र पैसा भी नहीं था। शुरू में इसके पास जर्मन शहरियत भी नहीं थी। वो एक पेनीलेस इमिग्रेंट था। जब हिटलर ने जर्मन वोटरों से अपील की और उनका एतमाद मांगा तो वो अपने हक में सिर्फ एक दलील पेश कर सका। ट्रेंचेस में इसके तजर्बात ने इसे वो कुछ सिखाया था जो अब कभी यूनिवर्सिटी, जनरल हेडक्वार्टर्स किसी हुकूमती वजारत में नहीं सीख सकते। लोगों ने इसकी पैरवी की और इसे वोट दिया क्योंकि वो इससे मुंसलिक थे और क्योंकि वो भी यकीन करते थे कि दुनिया एक जंगल है और जो हमें नहीं मारता वो हमें मजबूत बनाता है। जहां लिबरलिज्म कौम परस्ती के नर्म वर्जन्स के साथ मिलकर हर इंसानी बरादरी के मुनफरिद तजर्बात की हिफाजत करता था, वही हिटलर जैसे एवोल्यूशनरी ह्यूमनिस्ट्स ने मखसूस कौमों को इंसानी तरक्की का इंजन करार दिया और ये नतीजा अखज़ किया कि उन कौमों को अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को बिलजैन अहता के ख़त्म कर देना चाहिए। ताहम ये याद रखना चाहिए कि हिटलर और नाजी एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म के सिर्फ एक इंतहाई वर्जन की नुमाइंदगी करते हैं। जिस तरह स्टालिन के गुलेग्स हर सोशलिस्ट ख्याल और दलील को खुद बखुद बातिल नहीं करते, इसी तरह नात्सिज्म की होलनाकियों को हमें उन बसीरतों से अंधा नहीं करना चाहिए जो एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म पेश कर सकता है। नात्सिज्म एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म के मखसूस नस्ली नज़रियात और जज्बात के साथ जोड़ने से पैदा हुआ। तमाम एवोल्यूशनरी ह्यूमनिस्ट्स नस्ल परस्त नहीं होते और इंसानियत की मजीद इर्तिका की सलाहियत पर हर यकीन ज़रूरी नहीं कि पुलिस स्टेट्स और कॉन्सन्ट्रेशन कैंप्स कायम करने का मुतालिबा करे। ऑशविट्स को इंसानी उफ़ुक़ के पूरे हिस्सों को छुपाने वाले एक सिया पर्दे के बजाय खून से सुर्ख इंतबाही निशान के तौर पर काम करना चाहिए। एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म ने जदीद सकाफ़त की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है और इम्कान है कि ये 21वीं सदी की तश्कील में और भी बड़ा किरदार अदा करेगा। किया बेथवोनचेक बेरी से बेहतर है? ये यकीनी बनाने के लिए कि हम ह्यूमनिज्म की 3 शाखों के दरमियान फ़र्क को समझते हैं, आइए कुछ इंसानी तजर्बात का मवाजना करते हैं। तजर्बा नंबर 1, एक म्यूजिकोलॉजी प्रोफेसर वियना ओपेरा हाउस में बैठा है, बेथोवन की 5th सिम्फनी के इफ्तिताह को सुन रहा है। पापा पापैम जैसे ही आवाज़ की लहरें इसके कान के पर्दों से टकराती हैं, सिग्नल ऑडिटरी नरों के जरिए दिमाग तक जाते हैं और अड्रीनल ग्लैंड इसके खून में एड्रेनलिन भर देती है। इसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसकी सांसें तेज हो जाती हैं, इसके गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं और एक सनसनाहट इसकी रीढ़ की हड्डी से गुजर जाती है। पापा पापैम तजर्बा नंबर 2, ये 1965 है। एक मस्टैंग कन्वर्टिबल सैन फ्रांसिस्को से ला तक पैसिफिक रोड पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। नौजवान माचो ड्राइवर चक बेरी को पूरी आवाज़ में चलाता है, गो गो जानी गो गो। जैसे ही आवाज़ की लहरें इसके कान के पर्दों से टकराती हैं, सिग्नल ऑडिटरी नरों के जरिए दिमाग तक जाते हैं और अड्रीनल ग्लैंड इसके खून में एड्रेनलिन भर देती है। इसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसकी सांसें तेज हो जाती हैं, इसके गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं और एक सनसनाहट इसकी रीढ़ की हड्डी से गुजर जाती है। गो गो जानी गो गो। तजर्बा नंबर 3, कांगोली रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में एक पिग्मी शिकारी मबहूत खड़ा है। करीब के गांव से इसे लड़कियों के एक क्वायर की आवाज़ सुनाई देती है जो अपना इनिशिएशन सॉन्ग गा रही हैं। ये ओ ए। जैसे ही आवाज़ की लहरें इसके कान के पर्दों से टकराती हैं, सिग्नल ऑडिटरी नरों के जरिए दिमाग तक जाते हैं और अड्रीनल ग्लैंड इसके खून में एड्रेनलिन भर देती है। इसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसकी सांसें तेज हो जाती हैं, इसके गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं और एक सनसनाहट इसकी रीढ़ की हड्डी से गुजर जाती है। ये ओ ए। तजर्बा नंबर 4, ये पूरे चांद की रात है। कनेडियन रॉकीज में कहीं पर एक भेड़िया एक पहाड़ी पर खड़ा है जो एक मादा की चीखों को सुन रहा है जो हिट पर है। जैसे ही आवाज़ की लहरें इसके कान के पर्दों से टकराती हैं, सिग्नल ऑडिटरी नरों के जरिए दिमाग तक जाते हैं और अड्रीनल ग्लैंड इसके खून में एड्रेनलिन भर देती है। इसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसकी सांसें तेज हो जाती हैं, इसके गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं और एक सनसनाहट इसकी रीढ़ की हड्डी से गुजर जाती है। उन 4 तजर्बात में से कौन सा सबसे कीमती है? अगर आप लिबरल हैं तो आप ये कहने की तरफ माइल होंगे कि म्यूजिकोलॉजी प्रोफेसर, नौजवान ड्राइवर और कांगलीज शिकारी के तजर्बात सब यकसा तौर पर कीमती हैं और सबको यकसा तौर पर अजीज रखना चाहिए। हर इंसानी तजर्बा कुछ मुनफरिद हिस्सा डालता है और दुनिया को नए मानी से माला माल करता है। कुछ लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, दूसरे रॉक एंड रोल से मोहब्बत करते हैं और फिर भी कुछ दूसरे रिवायती अफ्रीकी गाने पसंद करते हैं। मूसीकी के तालिब इल्मों को वसी तरीन मुमकिना जानर से मुतारफ कराया जाना चाहिए और आखिरकार हर कोई आइटून्स स्तर पर जा सकता है, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल सकता है,
और जो कुछ इसे पसंद है वो खरीद सकता है। खूबसूरती सुनने वाले के कानों में होती है और गाहक हमेशा सही होता है। लेकिन भेड़िया इंसान नहीं है, लिहाजा इसके तजुर्बात बहुत कम कीमती हैं। यही वजह है कि भेड़िए की जिंदगी इंसान की जिंदगी से कम कीमती है, और यही वजह है कि इंसान को बचाने के लिए भेड़िए को मारना बिल्कुल ठीक है। जब सब कुछ कह दिया जाए तो भेड़ियों को किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वोट देने का हक नहीं होता, और ना ही उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड होता है। ये लिबरल नुक्ता नज़र मिसाल के तौर पर वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड में जाहिर होता है। 1977 में अमरीकियों ने स्पेस प्रोब वॉयेजर आई को बैरूनी खला के सफ़र पर रवाना किया। अब तक ये सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है, जो इसे इंटरस्टेलर स्पेस को उबूर करने वाला पहला इंसान साख्ता ऑब्जेक्ट बना रहा है। जदीद तरीन साइंसी आलात के अलावा नासा ने इस पर एक गोल्डन रिकॉर्ड भी रखा, जिसका मकसद सैयारा ज़मीन को किसी भी मुतजस्सिस एलियंस से मुतारफ कराना था जो इस प्रोब का सामना कर सकते हैं। रिकॉर्ड में ज़मीन और इसके बाशिंदों के बारे में मुख्तलिफ साइंसी और सकाफती मालूमात, कुछ तस्वीर और आवाज़ें, और दुनिया भर से मूसीकी के कई दर्जन टुकड़े शामिल हैं, जिन्हें ज़मीनी फ़नकाराना कामयाबी का एक मुनासिब नमूना समझा जाता है। मूसीकी के नमूने में किसी वाज़े तरतीब के बगैर क्लासिकल पीसेस शामिल हैं, जिनमें बेटोवन की 5th सिम्फनी का इब्तिदाई मूवमेंट, चक बेरी का जानिबी गुड जैसी असरी पॉपुलर म्यूजिक, और दुनिया भर से रिवायती मूसीकी शामिल है, जिसमें कांगलीज पिग्मी लड़कियों का एक इनिशिएशन सॉन्ग भी शामिल है। अगरचे रिकॉर्ड में कुछ केनाइन हाउल्स भी शामिल हैं, लेकिन वो मूसीकी के नमूने का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक अलग सेक्शन में रखा गया है जिसमें हुआ बारिश और लहरों की आवाज़ें भी शामिल हैं। एल्फा सेंचुरी में मुमकिना सुनने वालों के लिए पैगाम यह है कि बेटोवन, चक बेरी और पिग्मी इनिशिएशन सॉन्ग यकसा मेरिट के हामिल हैं, जबकि भेड़ियों की चीखें बिल्कुल मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर आप सोशलिस्ट हैं तो अब शायद लिबरल के इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक करेंगे कि भेड़िए के तजर्बे की कदर कम है, लेकिन 3 इंसानी तजर्बात के बारे में अब का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एक सच्चा सोशलिस्ट ये वजाहत करेगा कि मूसीकी की हकीकी कदर इनफिरादी सुनने वाले के तजर्बात पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि इसके दूसरे लोगों और मजमूई तौर पर मुआशरे के तजर्बात पर पड़ने वाले असर पर मुनहसर होती है। जैसा कि माओ ने कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आर्ट बराए आर्ट हो, ऐसा आर्ट जो तबकात से बाला हो, ऐसा आर्ट जो सियासत से अलग खुद मुख्तार हो। लिहाजा जब मूसीकी के तजर्बात का जायज़ा लेने की बात आती है तो एक सोशलिस्ट मिसाल के तौर पर इस हकीकत पर तवज्जो मरकूज करेगा कि बेटोवन ने 5th सिम्फनी सफ़ेद फार्म यूरोपियों के सामेईन के लिए लिखी थी, इस वक्त जब यूरोप अफ्रीका को फतह करने वाला था। इसकी सिम्फनी ने इनलाइटनमेंट के नज़रियात की अक्कासी की, जिन्होंने सफ़ेद फार्म मर्दों की तारीफ की और अफ्रीका की फतह को सफ़ेद फार्म आदमी का बोझ करार दिया। सोशलिस्ट कहेंगे कि रॉक एंड रोल की इब्तिदा डाउनट्राडन अफ्रीकी अमरीकी मौसीकारों ने की, जिन्होंने ब्लूज़, जैज़ और गास्पल जैसी हानर से इंस्पिरेशन हासिल की। ताहम 1950 और 1960 की दहाइयों में रॉक एंड रोल को मेनस्ट्रीम सफ़ेद अमरीका ने हाईजैक कर लिया और इसे कंसूमरिज्म, इंपीरियलिज्म, कोका कॉलोनाइजेशन, रॉक एंड रोल को कमर्शलाइज किया गया और प्रिविलेज्ड सफ़ेद फार्म नौजवानों ने अपनी रिबेलियन की फैंटेसी में इसे अपना लिया। चक बेरी खुद सरमायादाराना जगरनॉट के अहकामात के सामने झुक गया, जहां वो असल में एक कॉलर्ड बॉय नेम्ड जानिबी गुड गाता था। सफ़ेद फार्म रेडियो स्टेशनों के दबाव के तहत बेरी ने लिरिक्स को एक कंट्री बॉय नेम्ड जानिबी गुड। जहां तक कांगलीज पिग्मी लड़कियों के क्वायर का ताल्लुक है, उनके इनिशिएशन सॉन्ग्स एक पीट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जो मर्दों और औरतों दोनों को एक जालिमाना जेंडर एऑर्डन की तामील के लिए ब्रेन वॉश करता है। और अगर कभी ऐसे इनिशिएशन सॉन्ग की रिकॉर्डिंग आलमी मार्केट प्लेस तक पहुंचती है तो ये सिर्फ आम तौर पर अफ्रीका और ख़ास तौर पर अफ्रीकी ख़वातीन के बारे में मगरबी कॉलोनियल फैंटेसीज़ को तक़वियत देने का काम करती है। तो कौन सी मूसीकी सबसे बेहतर है? बेटोवन की 5th जानिबी गुड पिग्मी इनिशिएशन सॉन्ग। क्या हुकूमत को ओपेरा हाउसेस, रॉक एंड रोल वेन्यूज़ अफ्रीकी विरसा की नुमाइशों की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करनी चाहिए? और हमें स्कूलों और कॉलेजों में मूसीकी के तालिब इल्मों को क्या सिखाना चाहिए? ठीक है, मुझसे मत पूछो, पार्टी के कल्चरल का मसार से पूछो, जहां लिबरल सकाफती मवाजना के बारूदी सुरंग में एहतियात से कदम रखते हैं, किसी सियासी तौर पर गलत फोपा के मुर्तकिब होने के खौफ से, और जहां सोशलिस्ट इसे पार्टी पर छोड़ देते हैं कि वो बारूदी सुरंग में सही रास्ता तलाश करे, वहीं इर्तकारी ह्यूमनिस्ट्स खुशी खुशी इसमें कूद पड़ते हैं, तमाम बारूदी सुरंगों को चिल्लाते हैं और तबाही का लुत्फ उठाते हैं। वो ये कहकर शुरू कर सकते हैं कि लिबरल और सोशलिस्ट दोनों दीगर जानवरों पर हदबंदी करते हैं और ये तस्लीम करने में कोई मुश्किल महसूस नहीं करते कि इंसान भेड़ियों से बरतर हैं, और इसके नतीजे में इंसानी मूसीकी भेड़ियों की चीखों से कहीं ज़्यादा कीमती है। फिर भी इंसानियत खुद इर्तिका की कुव्वतों से मुस्तसन नहीं है। जिस तरह इंसान भेड़ियों से बरतर हैं, इसी तरह कुछ इंसानी सकाफतें दूसरों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। इंसानी तजर्बात की एक वाज़ेह हायरार्की है और हमें इसके बारे में माजरत खा नहीं होना चाहिए।
ताज महल एक स्ट्रोहद से ज्यादा खूबसूरत है। माइकल एंजेलो का डेविड मेरी 5 साला भांजी की ताज़ा तरीन मिट्टी की फिगारीन से बेहतर है। और बेटोवन ने चक बेरी अकांगलीज पिग्मी से कहीं बेहतर मूसीकी कंपोज की। लो, हमने ये कह दिया। इर्तकाई ह्यूमनिस्ट्स के मुताबिक जो कोई ये दलील देता है कि तमाम इंसानी तजर्बात यकसा तौर पर कीमती हैं, वो आ तो एक अहमक है आ बुज़दिल। ऐसी बदतमीज़ी और बुज़दिली सिर्फ इंसानियत के ज़वाल और फना का बाइस बनेगी, क्योंकि सकाफती रिलेटिविज़म असमाजी मुसावात के नाम पर इंसानी तरक्की में रुकावट डाली जाती है। अगर लिबरल सोशलिस्ट स्टोन एज में रहते तो शायद वो लास्को और अल्टामीरा के म्यूरल्स में बहुत कम खूबी देखते और इसरार करते कि वो निएंडरथाल दूड से किसी भी तरह बरतर नहीं हैं। ह्यूमनिस्ट वॉर्स ऑफ रिलीजन इब्तिदाई तौर पर लिबरल ह्यूमनिज़म, सोशलिस्ट ह्यूमनिज़म और इर्तकारी ह्यूमनिज़म के दरमियान इख्तिलाफात काफ़ी मामूली लगते थे। ईसारियत, इस्लाम हिंदूमत से तमाम ह्यूमनिस्ट सेक्ट्स को अलग करने वाले इनॉर्मस गैप के मुकाबले में ह्यूमनिज़म के मुख्तलिफ वर्जन्स के दरमियान दलाइल मामूली थे। जब तक हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खुदा मर चुका है और सिर्फ इंसानी तजर्बा कायनात को मानी देता है, तो क्या इससे वाकई फ़र्क पड़ता है कि हम ये सोचते हैं कि तमाम इंसानी तजर्बात बराबर हैं आ कुछ दूसरों से बरतर हैं। फिर भी जैसे जैसे ह्यूमनिज़म ने दुनिया को फ़तह किया, ये अंदरूनी इख्तिलाफात वसी हुए और बिलाखिर तारीख़ की सबसे मोहलिक जिंग मजहब में भड़क उठे। 20वीं सदी की पहली दहाई में लिबरल ऑर्थोडॉक्सी अब भी अपनी ताकत पर पुरएतमाद थी। लिबरल इस बात पर कायल थे कि अगर हम अफराद को अपने आप को इजहार करने और अपने दिल की बात सुनने की ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दे, तो दुनिया में बेमिसाल अमन और खुशहाली आएगी। रिवायती हायरार्कीज़, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट रिलीजन्स और जालिम सल्तनतों की जंजीरों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में वक्त लग सकता है, लेकिन हर दहाई नई आज़ादियों और कामयाबियों को लेकर आएगी और बिलाखिर हम ज़मीन पर जन्नत बनाएंगे। जून 1914 के पुरसुकून दिनों में लिबरल्स ने सोचा कि तारीख़ उनके साथ है। क्रिसमस 1914 तक लिबरल हो चुके थे और अगली दहाइयों में उनके नज़रियात को बाईं और दाएं दोनों तरफ से दोहरे हमले का निशाना बनाया गया। सोशलिस्टों ने दलील दी कि लिबरलिज्म दर हकीकत एक बेरहम, एक्सप्लॉटेटिव और रेसिस्ट निज़ाम के लिए फिग लीफ है, नुमाया आज़ादी के लिए, मलकियत पड़े फ़र्द के हक़ का दिफा के वो किया महसूस करता है, ज़्यादातर मामलात में दरमियानी और बालाई तबकात की प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस की हिफाजत के मुतरादिफ है। आज़ादी का किया फ़ायदा कि अब जहाँ चाही रहे, जब अब किराया अदा नहीं कर सकते, जो कुछ आपको दिलचस्पी है इसका मुताला करे, जब आप ट्यूशन फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जहाँ आप चाहते हैं सफ़र करे, जब आप कार नहीं खरीद सकते। लिबरलिज्म के तहत एक मशहूर लतीफ़ा के मुताबिक हर कोई भूख से मरने के लिए आज़ाद है। इससे भी बदतर, लोगों को खुद को अलग थलग अफराद के तौर पर देखने की तरगीब देकर लिबरलिज्म उन्हें उनके दीगर तबकाती अरकान से अलग करता है और उन्हें इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने से रोकता है जो इन्हें अप्रेस्ट करता है। लिबरलिज्म इस तरह अदम मुसावात को बरकरार रखता है, मैसेज को गुर्बत की तरफ धकेलता है और एलीट को इलियानेशन की तरफ। जबकि लिबरलिज्म इस बारी बाजू के मुक्के से लड़खड़ा रहा था, एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म ने दाएं तरफ से हमला किया। नस्ल परस्तों और फाशत्तों ने लिबरलिज्म और सोशलिज्म दोनों पर कुदरती इंतखाब को सबूताह करने और इंसानियत के ज़वाल का सबब बनने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तमाम इंसानों को मसावी कदर और मसावी ब्रीदिंग के मौके दिए गए तो कुदरती इंतखाब काम करना छोड़ देगा। सबसे फिटेस्ट इंसान मीडियाक्रिटी के समंदर में डूब जाएंगे और सुपरमैन में इर्तिका के बजाय इंसानियत मदूम हो जाएगी। 1914 से 1989 तक 3 ह्यूमनिस्ट फ़िरकों के दरमियान एक कातिलाना मजहबी जंग जारी रही और लिबरलिज्म ने इब्तिदा में एक के बाद दीगरे शिकस्तें खाए। ना सिर्फ कम्युनिस्ट और फाशिस्ट हुकूमतों ने मुतअद्दिद ममालिक पर कब्जा किया, बल्कि लिबरल के बुनियादी ख़यालात को ज़्यादा से ज़्यादा नाइव, अगर सरासर ख़तरनाक नहीं तो ज़ाहिर किया गया। बस अफराद को आज़ादी दे और दुनिया में अमन और खुशहाली आएगी। हाँ, ठीक है। दूसरी जंग अजीम, जिसे अब हम एक अजीम लिबरल फतह के तौर पर याद करते हैं, इस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। जंग का आगाज़ एक ताकतवर लिबरल इत्तेहाद और एक अलग थलग नाजी जर्मनी के दरमियान तनाज़रा के तौर पर हुआ। जून 1940 तक, हत्ता के फाशिस्ट इटली भी इंतज़ार करने को तरजीह देता था, लिबरल इत्तेहाद को अददी और इक्तिसादी लिहाज से ज़बरदस्त बरतरी हासिल थी। जबकि 1940 में जर्मनी की जीडीपी $387 मिलियन थी, जर्मनी के यूरोपीय मुखालिफिन की मजमूई जीडीपी $631 मिलियन थी, जिसमें बैरून मुल्क बरतानवी दमिनियान्स और बरतानवी, फ्रांसीसी, डच और बेल्जियम की सल्तनतों की जीडीपी शामिल नहीं थी। फिर भी 1940 के मौसम बेहार में जर्मनी को लिबरल इत्तेहाद को एक फैसला कुन ज़रब लगाने में सिर्फ 3 माह लगे और फ्रांस, लो कंट्रीज़, नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। बरतानिया इसी तरह के अंजाम से सिर्फ इंग्लिश चैनल की वजह से बचा। जर्मनों को बिलाखिर इस वक्त शिकस्त दी गई जब लिबरल ममालिक ने सोवियत यूनियन से इत्तेहाद किया, जिसने इस तनाज़े का सबसे बड़ा बोझ उठाया और बहुत ज़्यादा कीमत अदा की।
जंग में 25 मिलियन सोवियत शहरी हलाक हुए, जबकि आधा मिलियन बरतानवी और आधा मिलियन अमरीकी हलाक हुए। नाजीइज्म को शिकस्त देने का ज्यादातर सहरा कम्युनिज्म को दिया जाना चाहिए, और कम अज कम कलील मुद्दत में कम्युनिज्म भी जंग का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला था। सोवियत यूनियन ने जंग में एक अलग थलग कम्युनिस्ट पराया के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। ये दो आलमी सुपर पावर्स में से एक और एक बढ़ते हुए बैन अल-अक़वामी बलाक के रहनुमा के तौर पर उभरा। 1949 तक मशरकी यूरोप सोवियत सेटेलाइट बन गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी खाना जंगी जीत ली और अमेरिका हिस्टीरिया में जकड़ा गया। दुनिया भर में इनकलाबी और तहरीकें मास्को और बीजिंग की तरफ देख रही थीं, जबकि लिबरलिज्म को नस्ली यूरोपीय सल्तनतों से जोड़ा गया। जब ये सल्तनतें मुनहदिम हुईं तो उन्हें आमतौर पर फौजी डिक्टेटरशिप्स आ सोशलिस्ट रिजीम्स ने तब्दील किया, न कि लिबरल डेमोक्रेसीज ने। 1956 में सोवियत प्रीमियर निकिटा क्रुश्चेव ने पुरएतमाद तरीके से लिबरल मगरिब से कहा कि अब पसंद करे आना करे, तारीख हमारे साथ है, हम आपको दफन कर देंगे। खुरुशेव को इस बात पर खुलूस से यकीन था, जैसा कि तीसरी दुनिया के रहनुमाओं और पहली दुनिया के दानिश्वरों की बढ़ती हुई तादाद को भी था। 1960 और 1970 की दहाइयों में लिबरल का लफ्ज़ बहुत सी मगरबी यूनिवर्सिटियों में एक गाली बन गया। शुमाली अमरीका और मगरबी यूरोप में बढ़ती हुई समाजी बदअमनी का सामना करना पड़ा, क्योंकि रेडिकल बाई बाजू की तहरीकें लिबरल निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थीं। पेरिस, लंदन, रोम और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बर्कले में तलबा चेयरमैन माओ की लिटरेट बुक का मुताला करते थे और ची गोरा की बहादुराना तस्वीरें अपने बिस्तरों पर लटकाते थे। 1968 में मगरबी दुनिया भर में मुजाहरों और हंगामों के फूटने के साथ ये लहर उरूज पर पहुंची। मैक्सिको की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बदनाम जमाना मैसेकर में दर्जनों तलबा को हलाक किया। रोम में तलबा ने इतालवी पुलिस से नाम निहाद बेटा अव्वाए जूलिया में लड़ाई की, और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल ने 100 से ज्यादा अमरीकी शहरों में कई दिनों तक हंगामों और मुजाहरों को जन्म दिया। मई में तलबा ने पेरिस की सड़कों पर कब्जा कर लिया। सदर डी गाल जर्मनी में एक फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर भाग गए, और खुशहाल फ्रांसीसी शहरी अपने बिस्तरों पर कांप रहे थे। उन्हें गियोटिन के बुरे ख्वाब आ रहे थे। लिबरल कौम परस्त जैसे मैत्सीनी ने उन मखसूस कौमी तजर्बात को जालिम सल्तनतों के हाथों दबाने और मिटाने से बचाने की कोशिश की, और कौमों के एक पुरअमन मुआशरे का तसव्वुर किया, जहां हर कौम अपने कम्यूनल फीलिंग्स को अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाए बगैर इजहार करने और दरियाफ्त करने के लिए आज़ाद हो। ये अब भी यूरोपीय यूनियन की सरकारी आइडियालॉजी है, जिसके 2004 के आइन में कहा गया है कि यूरोप तनव्वुओं में मुत्तहिद है, और ये कि यूरोप के मुख्तलिफ लोग अपनी कौमी शनाख्त पर फ़ख्र करते हैं। जर्मन कौम के मुनफरिद कम्यूनल एक्सपीरियंसेस को महफूज रखने की अहमियत हता के लिबरल जर्मनों को भी इमिग्रेशन के दरवाजे खोलने की मुखालफत करने के काबिल बनाती है। यकीनन कौम परस्ती के साथ इत्तेहाद ने तमाम मसाइल हल नहीं किए, बल्कि इसने बहुत से नए मसाइल पैदा किए। अब कम्यूनल एक्सपीरियंसेस की कदर का इनफरादी तजर्बात की कदर से कैसे मवाजना करते हैं? किया पोल्का ब्रातवर्स्ट और जर्मन जुबान को महफूज रखना लाखों पना गजीनों को गुर्बत और हता के मौत के सामने छोड़ना जायज़ है। और जब कौमों के अंदर उनकी शनाख्त की तारीफ के बारे में बुनियादी तनाज़ात पैदा होते हैं तो किया होता है, जैसा कि 1933 में जर्मनी में, 1861 में अमरीका में, 1936 में स्पेन में या 2011 में मिस्र में हुआ। ऐसे मामलात में जमहूरी इंतखाबात करवाना कोई शाफी इलाज नहीं है, क्योंकि मुखालिफ फरीकों के पास नताइज का एहतराम करने की कोई वजह नहीं होती। आखिर में, जैसे ही अब कौम परस्त पोल्का पर रक्स करते हैं, एक छोटा लेकिन अहम कदम आपको ये यकीन करने से कि अब की कौम दूसरी तमाम कौमों से मुख्तलिफ है, ये यकीन करने की तरफ ले जा सकता है कि अब की कौम बेहतर है। 19वीं सदी के लिबरल कौम परस्ती ने हैप्सबर्ग और ज़ारिस्ट सल्तनतों से जर्मनों, अतालवियों, पोल्स और सिल्ववेनियों के मुनफरिद तजर्बात का एहतराम करने का मुतालिबा किया। 20वीं सदी की ने फिर फतूहात की जंगें शुरू कीं और उन लोगों के लिए कॉन्सन्ट्रेशन कैंप्स बनाए जो मुख्तलिफ धन पर रक्स करते थे।